So a very warm good morning to everyone. Thanks for sparing your time on a Sunday morning. Uh, it's very good to see all the faces from multiple cities and multiple societies and multiple segments of our clients, as well as people who are following our YouTube channels and all. So हम थोड़ा हिंदी में बात करेंगे. If there is somebody who is having issue with Hindi, they can raise hand because I know English. I can speak in English as well. But हिंदी में थोड़ा कनेक्ट ज्यादा बढ़िया बनता है और हमारी आशा थ्रू और फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लेमन लैंग्वेज में जो टेक्निकल जार्गन्स हैं उसको समझाया जा सके to the investors of market, to the investors on nurturing wealth, to the investors of mutual funds. So ये वेबिनार क्यों है, संडे को क्यों हम लोग 1 घंटा ज्वाइन कर रहे हैं अभी? क्योंकि आप देखिए, अगर म्यूचुअल फंड को एक हवाई जहाज समझते हैं और उसकी यात्रा में हम सारे लोग हैं, तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज में जो यात्री हैं, ट्रैवलर्स हैं, दे आर इन परफेक्ट रेजोनेंस विद द पायलट. वो पायलट उनको बाहर की खबरें दिया करते हैं, टेम्परेचर क्या है, मौसम कैसा है, स्पीड और हाइट क्या है उनकी. व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? क्योंकि हवाई जहाज की यात्रा जब तक नॉर्मल होती है, एक प्लीजेंट वेदर में होता है, तब तक बहुत अच्छा लगता है. मगर जैसे ही थोड़ा टर्बुलेंट वेदर आता है तो घबराहट होने लगती है. कुछ और ज्यादा टर्बुलेंट वेदर आता है तो और ज्यादा घबराहट होती है. अब मान लीजिए जो व्यक्ति पायलट से अनाउंसमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से सुन रहा है, ध्यान दे रहा है, तो उसे घबराहट बिल्कुल ही नहीं होगी, कम होगी. मगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कान में ईयरपोर्ट लगा के मूवीज का एंजॉय मजे ले रहे हैं या गाने सुन रहे हैं और अचानक से बहुत ज्यादा अफरा तफरी आ जाए, टर्बुलेंस आ जाए, उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी है, तो क्या होगा? घबराहट ज्यादा हो जाएगी, पैनिक ज्यादा हो जाएगा. और थैंक गॉड हवाई जहाज के इमरजेंसी गेट खोलने का प्रावधान बड़ा मुश्किल रहता है, नहीं तो कुछ यात्री पता चले हवाई जहाज से भी कूद जाएंगे. अब इसमें ना तो पायलट की गलती, ना तो एयरलाइंस की गलती, ना इस पूरे एविएशन इंडस्ट्री की गलती, मगर कैजुअलिटी हो सकती. यही चीज अगर स्टॉक मार्केट में अप्लाई किया जाए तो आजकल जो एक मार्केट वोलाटाइल हो रहा है, वोलाटाइल मार्केट क्या होता है? देखिए, मार्केट ऑलवेज फॉलोज ए नॉन लीनियर कर्व. ये कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, उठा पटक होते रहती है बाजार में. और जब कुछ बड़े इवेंट्स प्ले आउट होते हैं, ग्लोबल इवेंट्स हो या डोमेस्टिक इवेंट्स हो, तो ये उठा पटक होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है. और वोलेटिलिटी का मतलब खाली क्रैश नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू इन योर पोर्टफोलियोज नहीं होता. इट कैन आल्सो गो फॉर अ पॉजिटिव स्विंग आल्सो. So the positive and negative swings make a volatile environment of the market. अब जब ये मार्केट वोलाटाइल होता है, और एक बात को आप ध्यान देंगे कि आज बाजार का बेस बहुत बड़ा है, 75,000 और सेंसेक्स वाज द पीक ऑफ द मार्केट सो फार. एक जमाना था जब 20,000, 21,000, 2008-9 के टाइम में, तो उस समय 1000 पॉइंट और 2000 पॉइंट बहुत ज्यादा हुआ करते थे. तो 1000 पॉइंट की अगर करेक्शन आ गई तो हम अनर्व हो जाते थे. मगर आज जो 75,000 का बेस है और ये गिर के अभी 72, 72,500 सेंसेक्स पे पहुंचा है, सो द करेक्शन इज नॉट मोर देन 2 से 3%. Now 2 to 3% is the normal phenomenon of the market. So the people who are thinking कि नहीं, I am not unnerved, इतना सारा करेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, they must also be prepared for a 10% correction of the market, because correction is defined by 10%, and 20 के ऊपर आ गया तब तो क्रैश ही हो जाता है. So all these things happen. So अब इन्हीं चीजों को अगर ग्रैनुलरली हम चर्चा करेंगे, अगर एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे चर्चा करेंगे, तो हमें पता रहेगा कि आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बना लेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी बना लेंगे. और यही इस कॉन कॉल का मकसद है. और इस कॉन कॉल का वेबिनार का एक और मकसद है कि हमारे जो नर्चरिंग वेल्थ के क्लाइंट्स हैं उनसे एक बार कम से कम फोर्टनाइटली मुलाकात हो जाए. अलग अलग शहरों में है, अलग अलग क्षेत्रों से है. मेनली वी डील विथ रिटायरी क्लाइंट्स मनी एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी सेंसिटिव वर्क. एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई है, उसकी मैनेजमेंट हमारे सहयोग से वो कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट वी आर डीलिंग, एंड वी
feel that it's our duty to keep a complete resonance with our clients. So that is also a purpose of the webinar. So next one are we shall be checking क्या आगे शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म इमीडिएट शॉर्ट टर्म 1 से 3 महीने का हो सकता है, मिड टर्म जो 1 साल का हो सकता है, एंड लॉन्ग टर्म अगेन 3 से 5 साल का। तो ये तीनों फेजेस को हम देख लेंगे। और आपको पता ही है लॉन्ग टर्म हमेशा रोज ही होता है। 3 से 5 साल का जो टाइम फ्रेम है, आप बाजार में कैसे भी क्रैश का सिचुएशन निकाल लो, उसके 3 साल पहले और 3 साल बाद का निकाल लो, तो मार्केट ने रिटर्न तो हमेशा दिया ही है। मगर फिर भी कैजुअलिटीज हुए हैं मार्केट में। फिर भी हमने अपनी पीढ़ियों में सुना है, हमारे बाप दादा से सुना है कि भैया मार्केट में लोग मैंने बड़ा नुकसान कर लिया। तो जब 5 साल में मार्केट का बेंचमार्क रिटर्न ही 15 से 18% का है, तो क्यों ऐसी कैजुअलिटी हुई? ऐसी कैजुअलिटी होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा ग्रीड और फियर, जो माया जिसको हम कहते हैं सेंटिमेंट, जो मार्केट फंडामेंटल्स और लिक्विडिटी और सेंटिमेंट्स इन 3 चीजों से ड्राइव होती है। तो ये जो सेंटिमेंट्स है that causes greed and fear, and that's why some people make bumper profit, some people make bumper losses. And somebody who understands this maya, he will always be a winner whatever the situation of the market. So next 1 hour devoted to that, your focused attention. शुरू करने के पहले a couple of announcements for the nurturing wealth clients. लास्ट टाइम हमने आपको बताया था we are totally today handling 200 crore का assets under mutual funds and PMS and different fixed instruments also, bonds and CDs वगैरह। इसमें थैंक्स टू आवर क्लाइंट्स, थैंक्स टू द मार्केट, थैंक्स टू द इकोनॉमी, हमने बेचा तो 50-70 करोड़ ही है, 50-60 करोड़ मार्केट ने बढ़ा दिए हैं, और इससे मोटिवेट होके हमारे क्लाइंट्स ने इतना पैसा हमें और दे दिया है। तो इस कारण वी एज अ फैमिली वी हैव रीच्ड दैट बेंचमार्क। हम लोग बहुत जल्दी अपना रोबो ऐप लॉन्च करने वाले हैं, मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप से आपको अपना वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप लोग अभी पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी मोर एफिशिएंट फॉर यू। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी as a service. It's our endeavor to bring a pleasant experience to our clients, and that's why आपको मोबाइल ऐप बहुत जल्दी हम उसका बैक टेस्टिंग वगैरह चल रहा है अभी। वेबसाइट भी आपको नए अवतार में देखने वाला है, और मैं आपको बता दूं आपके वेबसाइट पोर्टल पे खाली म्यूचुअल फंड और पीएमएस नहीं दिखता, उसमें ऑप्शंस होते हैं। आप अपने पुराने इंस्ट्रूमेंट, आप प्रॉपर्टी की भी डिटेलिंग डाल सकते हैं, आप फिक्स्ड डिपॉजिट की भी, बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ उसमें एक प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। इफ यू नीड आवर हेल्प, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। The purpose of the website is to bring everything at one dashboard so that you can manage it efficiently. We are having a taxation and legal team also. So the taxation team sits at Greater Noida. We are also tied up with couple of prime chartered accountants of the city. So you can always connect with us. Most of our clients का हम खुद ही करवाते हैं ITR filing वगैरह, and in most cases it is free of cost also. And there is a legal team also. One announcement, there is a Aadhaar validation crisis which is going on in the mutual fund. जिन लोगों का जो KYC बना हुआ है उसमें नॉन आधार बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट से बना हुआ है, तो उसको सेबी ने फ्रीज कर दिया है। तो उसको बता के आपको आधार से लिंक कराना है। माय टीम इज वर्किंग ऑन दैट। सो ऑल द अनाउंसमेंट्स आर फॉर नर्चरिंग वेल्थ क्लाइंट्स। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कहाँ का प्रॉब्लम है, वी आर गोइंग टू वेरी सून फिक्स इट। रिटर्न फाइलिंग की कवायद शुरू हो जाएगी अब मई के बाद, क्योंकि मई से AIS अपडेट हो जाएगा। जून और जुलाई में आपके रिटर्न फाइलिंग की कार्रवाई हम लोग शुरू कर देंगे। जिन लोगों के PMS के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एक ऑडिटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट की जरूरत होगी। सो वी आर ऑलरेडी ऑन दैट वे, वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। और आपका रिटर्न हमारे थ्रू ही फाइल हो रहा है, तब तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। विल स्टार्ट। So all these were the announcements mainly to the nurturing wealth clients. Now let's start the session for which we all are here. So allow me to share the screen. Okay. So now the screen is visible, right? Upper, you can check the second slide. Yeah. So थोड़ा सा लास्ट वेबिनार में जितने लोग आए थे
हमने मार्केट और इलेक्शंस के ऊपर चर्चा करी थी, सो अभी उसको पूरा रिपीट नहीं करेंगे, बट देयर आर सो मेनी न्यू फेसेस, सो आई विल रिपीट जस्ट फॉर 4-5 मिनट्स आई विल स्पेंड हियर। अपूर्व इसका नेक्स्ट स्लाइड लगाई, ये या सो ऑन दिस स्लाइड आप देखिए बीच में आपको इलेक्शन का पीरियड दिया हुआ है 99, 2004, 2009, 2014, 2019, पिछले 4-5 इलेक्शंस के पीरियड दिए हुए हैं। 99 के पीछे वाला जो टाइम था 96 to 99, दैट वाज अ वेरी वोलाटाइल पीरियड, राइट। उस वोलाटाइल पीरियड में 13 दिन की वाजपेयी सरकार बनी, फिर वो नहीं कंटिन्यू कर पाए, इसके बाद देवगौड़ा साहब आए 7-8 महीनों के लिए, एंड देन वो भी 2 साल के बाद फिर इंद्र कुमार गुजराल साहब की सरकार बनी, एंड फाइनली इन 99 वाजपेयी सरकार बनी और उन्होंने पूरा टर्म अपना पूरा किया। अब देखिए जब भी वाजपेयी सरकार आई है, इलेक्शन के पहले आप देखिए 6 महीना पहले प्री इलेक्शन एक रैली होती है जो आपको दिख रहा है 30% से ज्यादा, पोस्ट इलेक्शन भी 20% आपको दिख रहा है, मगर 99 खत्म होते ही जैसे 2000 में आप एंट्री करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था .com बबल क्राइसिस का। So Apur, keep on changing the slide between market history and this election वाला। So यहाँ ये आप देख रहे हैं कि 99 में जो आपकी पसंद की सरकार बनी है और इसके बाद .com बबल बिल्कुल 1 साल के बाद हो गया है, that was a severe crash। इसके बाद 99 से पूरा 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट ने रूल किया है, बड़ा अच्छा डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किया था। 2004 में इंडिया शाइनिंग एक कैंपेन आया था एंड नोबडी इन इंडिया एक्सपेक्टेड कि ये सरकार कंटिन्यू नहीं करने वाली है, लाइक द फेज इज टुडे आल्सो, वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग व्हाट कि ये सरकार दोबारा आएगी, मगर 2004 में ये सरकार नहीं आई थी। वी सॉ द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट यूपीए 1 एंड देन कम ऑन द इलेक्शन स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, यस। सो 2004 में आपकी सरकार यूपीए 1 की बनी है, मार्केट एकदम से इमीडिएट रिएक्शन दिया है, इसको ध्यान देने की बात है। इमीडिएट 1 month एंड इमीडिएट 3 months आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, आप देखिए -16 और -15% का मार्केट का डाउनफॉल हुआ है। ऐसा डाउनफॉल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए उस गवर्नमेंट में यूपीए 1 में कम्युनिस्ट पार्टी की डोमिनेंस थी और आते ही एक कम्युनिस्ट लीडर ने अनाउंसमेंट किया था कि हम तो पहले सबसे ये डाइवेस्टमेंट मिनिस्ट्री को ही बंद कर देंगे। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए थे, ये मिनिस्ट्री चलती रही थी, बट मार्केट शोड एन इमीडिएट रिएक्शन ऑफ अ नेगेटिव फॉल। मगर 6 महीना जो बंदे इसमें रुक गए थे, मार्केट रिकवर हो गया था। एंड आफ्टर लेट मी रिमाइंड यू, 2004 एक ऐसा वक्त था जिसमें उस सदी का सबसे बड़ा बुलन आया था। यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी सॉरी एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी, यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी, मगर 2008 के जनवरी तक आपका मार्केट लगातार भागता रहा था। 5000 से 21,000 वाज द यूनिलैटरल बुल रन ऑफ द मार्केट, एंड देन 2008 वाज अगेन अ ग्लोबल क्राइसिस, जिसमें सबप्राइम हम सबको याद होगा 77% मार्केट का क्रैश हुआ था, और इसके बाद 2009 वाज अ रिकवरी फेज। तो आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं 2009 में फिर से जो यूपीए 2 की सरकार आई है, इमीडिएट 1 महीने का 9% दिख रहा है और 6 महीने का 51% दिख रहा है, मगर ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। वैसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक क्रैश आया था और हम क्रैश से वी शेप रिकवरी के फेज में थे। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्रैश इनटू द मार्केट, फॉलोइंग इट देयर इज अ वी शेप रिकवरी, और वो जो रिकवरी का फेज है बहुत ज्यादा पैसा बनाने का टाइम होता है। सो ये वाला फेज अगेन जनरलाइज नहीं किया जा सकता है कि हर बार आएगा। इसके बाद अब 2014 का देख लीजिए, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, फुल मेजोरिटी से आई है, इमीडिएट 1 महीने का रिएक्शन नेगेटिव है, मगर इसके बाद 16% और 18% फिर अगला बुल रन मार्केट का चला था। और 2019 यू गॉट द सेम गवर्नमेंट इन फुल मेजोरिटी, बट ऑल्सो इसके बाद भी 1 महीना नेगेटिव रिएक्शन था। तो अभी ये दिखाने का मेरा सिर्फ एक तात्पर्य है, बहुत सारे लोग अभी 2 खेमों में बढ़ गए हैं। एक कहता है कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है और बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद ये मार्केट को रॉकेट लगने वाला है, और दूसरा खेमा ये भी कह रहा है कि नहीं जी ये गवर्नमेंट हो सकता है नहीं है, 50% चांस है, और अगर नहीं आए तो मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। तो ये सारी
इतिहास से सबक लेने की बातें हैं। मैंने आपको इतिहास इसलिए दिखाया है so that you know that pre-election and post-election the market has to be volatile. That's the nature of the market. Now the very idea of showing everything is what? So that I can tell you how to handle this volatility, how to befriend this volatility, how to take an opportunity of this volatility. अब देखिए, इस वोलाटिलिटी का अपॉर्चुनिटी उठाने की जब बात करें या इससे कॉशन रहने की बात करें ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, तो अपने पर्सनल फाइनेंस की जब बात आती है, अपने फंड्स के बैलेंसिंग की जब बात आती है, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड में अगर आपके पैसे हैं तो उसका एक कंपोनेंट इक्विटी का होगा, एक कंपोनेंट बॉन्ड का होगा, प्रोवाइडेड यू आर मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन दैट। इक्विटी कंपोनेंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 3 भागों में डिवाइडेड है, और जो बॉन्ड का कंपोनेंट है उसके अंदर भी आपको अलग अलग ड्यूरेशन के बॉन्ड होते हैं। जैसे सिंगल ओवरनाइट फंड्स होते हैं जिसमें आपको एक एक दिन का ब्याज मिलता है, उसको ओवरनाइट फंड कहा जाता है। इसके बाद एक मीडियम टर्म बॉन्ड होते हैं जो 3 से 5 साल के बॉन्ड होते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं जिसको गिल्ड फंड भी कहा जाता है, और सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं। सो इक्विटी में बहुत सारे अंदर वेरिएशन हो गए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर सेक्टोरल फंड्स आ गए और थीमेटिक फंड्स आ गए। बॉन्ड के अंदर भी 3 वेरिएशन हो गए, क्या? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, ओवरनाइट, मिड टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड। इसके बाद इन दोनों के अलावा तीसरी एक कमोडिटी भी होता है जिसको सिल्वर गोल्ड कहा जाता है, और इसके बाद बाकी वो ग्रेन्स वगैरह भी होते हैं। सो प्राइमरली द डोमिनेंट पार्ट इज गोल्ड, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इक्विटी, बॉन्ड और गोल्ड। नाउ बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मार्केट पे आपका कितना पोर्शन इक्विटी के अंदर है, कितना बॉन्ड के अंदर है, इनसाइड इक्विटी आपकी क्या डाइवर्सिफिकेशन है। अब इसमें बहुत ही स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब देखिए, एक पुराना स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि भाई आप जहां पे भी पैसे डालो एक थंब रूल बना दिया, जैसे न्यूटन का सिद्धांत हो गया। थंब रूल क्या बना दिया कि आपकी एज को 100 में से घटा लो, अब बचा हुआ जो आता है उतना परसेंटेज आप इक्विटी के अंदर ले लो। अब इसका एक मकसद क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई 70 साल का व्यक्ति है तो उसकी रिस्क लेने की क्षमता कम है और उसको इक्विटी का एक्सपोजर खाली 30% लेना चाहिए। दिस इज द स्कूल ऑफ थॉट which we have been taught since beginning। कोई भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जाता है, he is taught in that way। मगर यहाँ पे प्रैक्टिकली थिंग्स आर डिफरेंट। आप देखिए, मेरे जो रिटायर्ड क्लाइंट्स है, इनफैक्ट दे मोर अग्रेसिव बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दे गेट plenty of the money and they also get plenty of time, so they start understanding the risk also and start getting an affinity towards market also। So at this juncture maybe compared to a young man, उनकी रिस्क लेने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने समझ लिया है रिस्क का मतलब पैसे का खोना नहीं है, रिस्क का मतलब उतार चढ़ाव है, और उस रिस्क को हैंडल करने की समझदारी भी आ जाती है। तो सबसे पहले वो वाला स्कूल ऑफ थॉट अब ऑब्सोलीट हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया, इन प्रैक्टिकल हो गया। सो प्रैक्टिकली मार्केट का वैल्यूएशन शुड डिसाइड कि आपका इक्विटी और बॉन्ड का परसेंटेज क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इक्विटी, बहुत सारे लोग हैं जो इक्विटी के ऊपर एक असेट क्लास से लव अफेयर हो जाता है। लव अफेयर का मतलब क्या है? अब देखिए, कोरोना के बाद मार्केट का बुल रन चल रहा है। कहाँ हमारे पास 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, आज 15 करोड़ डीमैट अकाउंट्स पिछले 4 सालों में खोले गए। बहुत सारे लोग एंट्री हुए हैं इस वक्त जो फ्रेश हैं, जिन्होंने मार्केट में आने के बाद खाली ग्रोथ देखी है, उन्होंने मार्केट का क्रैश नहीं देखा। जबकि मार्केट में बहुत सारे साल ऐसे भी गुजरे हैं जिसमें मार्केट का क्रैश हुआ है। सो समबडी लाइक मी who is into the market since 2008, I started my career in 2008, I was selling markets and that saw the worst crisis of the world with respect to the markets। 2008 में 80%, 77% का मार्केट क्रैश हुआ। वो टाइम से 2010 में मार्केट फिर रिकवर हुआ। 2010 से 2013 अगेन एक यूरोजोन क्राइसिस हुआ। हमारे यहाँ पंगा नहीं था, बाहर के देशों में, यूरोप में बहुत प्रॉब्लम था। इस कारण 2010 से 13 मार्केट बिल्कुल फ्लैट ही रहेगा। उस समय डेट की रिटर्न बढ़ गई, बट देयर वाज नो प्रैक्टिकली रिटर्न इनटू द मार्केट्स। नाउ ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एकेडमिक पर्पस से है।
There are people who win into the falling markets also. There are people who make money into flat markets also. And there will be the people who safeguard their wealth or safeguard their money from getting into any loss in the crash scenario also. तो यही बातों के लिए हम लोग आज की ये सारी चर्चा कर रहे हैं. Apurv, come to the next slide. Yeah. This is a very important slide. ये स्लाइड में आपको मैं ये अपूर्व इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या? वो साइड वाला पैनल हटा दो. तो ये स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं? कैलेंडर ईयर की परफॉर्मेंस है. असेट क्लासेस एक लिस्ट बनाया हुआ है और राइट में आप देख रहे हैं रो जो है 2014 से लेकर 2023 तक का आपको कॉलम है. इसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर. तो जैसा मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं, तीन चीजें होती है आपके इन्वेस्टमेंट की कैटेगराइजेशन में. एक इक्विटी हो गया जो शेयर बाजार है, डेट हो गया जो बॉन्ड का बाजार है, और कमोडिटी हो गया जो सिल्वर गोल्ड है. अब आप देखिए एक व्यक्ति जो एक यूनिलेटरल बुल रन में जाता है, ही फॉल्स इनटू लव अफेयर विद दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास बिकॉज इन द शॉर्ट टर्म वो उसको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है, जैसे अभी इक्विटी के साथ हो रहा है. इक्विटी में रिटर्न्स अभी कोरोना के बाद लगातार बुल रन चल रहा है. सो नाउ द पीपल हु हैव फॉलन इनटू लव विद इक्विटी एंड दे सी कि ये डेट और डेट तो बेकार ही है, मतलब इसमें तो कोई रिटर्न बनना नहीं है. और गोल्ड भी चूंकि चढ़ा है तो गोल्ड के ऊपर तो पुरानी हम इंडियंस आर मोर ऑब्सेस्ड विद प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, तो उसी तरीके से इक्विटी और गोल्ड में अभी अफिनिटी है. ये कैलेंडर ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं साहब, ये बताता है कि कितनी बार इक्विटी टॉप परफॉर्मर रहा है, कितनी बार बॉन्ड टॉप परफॉर्मर रहा है और कितनी बार गोल्ड टॉप परफॉर्मर रहा है. तो इन पूरे 10 सालों के इतिहास में आप देखिए इक्विटी 4 बार टॉप परफॉर्मर है, 4 बार. 10 साल इक्विटी टॉप परफॉर्मर नहीं रहा है. तो somebody who is keeping every 100% into equity, they must listen कि ऐसा नहीं है कि खाली इक्विटी में रिटर्न आए. अच्छा एक और बात बता दूं, जब मैं ऐसी बात कहता हूं तो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है. क्या हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब तो इक्विटी है और म्यूचुअल फंड के बाहर जो असेट क्लासेस हैं उसमें हमने डाइवर्सिफाई कर लिया है. तो हमने 100 रुपए में से जी 50 रुपए तो हमने वो अलग से सोना खरीद रखा है या फिक्स डिपॉजिट खरीद रखा है या सेविंग अकाउंट में रखा है, 85 रुपए म्यूचुअल फंड में रखा है और उस 50 का पूरा 100% हम इक्विटी में रखेंगे. दैट इज रॉन्ग. इनसाइड म्यूचुअल फंड उसकी बात कर लेते हैं, उसके अंदर आपको इक्विटी, बॉन्ड और कमोडिटी तीनों की बैलेंसिंग है. इस बैलेंसिंग को इंश्योर कर लेंगे तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा विनर रहेंगे. तो आप देखिए 2014 में आपका इक्विटी 31% का रिटर्न दिया, मगर उसका फॉलोइंग ईयर जो है 2015 में उसमें इक्विटी की रिटर्न -4% आया है. तो किसने रिटर्न दिया? उस समय बॉन्ड ने 8.5% का रिटर्न दिया है. 2016 में इक्विटी का रिटर्न खाली 3% आया, मगर जो हाईएस्ट परफॉर्मर रहा है वो सिल्वर रहा है उस समय, और जो गोल्ड है उसके ऊपर 11% का रिटर्न आया. अब करंट ईयर से देख लेते हैं 2023 में इक्विटी का रिटर्न 20% है, गोल्ड का रिटर्न भी 15% है, डेट का रिटर्न 7% है. अब देखिए डेट की कैपेसिटी तो उतनी ही है 7-8% की, मगर जब हम इक्विटी के रिलेशन में इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बड़ा डल चीज है. मगर यही इक्विटी जब नेगेटिव हो जाती है तो आपको बॉन्ड क्वेश्चन देने का काम करता है. आपको पता रहता है कि चलो कुछ पैसे हमारे पॉजिटिव में है. अच्छा खाली क्वेश्चन देने का काम नहीं करता. अब 2 प्रकार के लोग होंगे. अगर मान लीजिए आपने पैसे को अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया है बिटवीन इक्विटी, बॉन्ड और कमोडिटी, तो एक व्यक्ति होगा जो मार्केट अगर करेक्ट हो गया 10-12% का, तो मार्केट के करेक्शन के बाद वो पेशेंसली वेट करेगा कि मार्केट फिर रिकवर हो जाए. तो वैसे व्यक्ति के लिए एक मैथमेटिकल में फॉर्मूला बस याद दिला देता हूं कि अगर 100 रुपया आपका 50% लॉस हो जाए तो आपका 50 रुपया बच जाता है. अब 50 रुपए को वापस 100 रुपए करना है तो यू हैव टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 100%, क्योंकि 50 को तो दोगुना होना पड़ेगा ना. सो अ लॉस ऑफ 50% हैज टू बी ऑफसेट बाय अ गेन ऑफ 100%.
तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा ये पैसा इक्विटी का है, ये पैसा बॉन्ड का है, अब मार्केट गिर भी गया है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी आ गई है, तब भी मैं बॉन्ड को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वो बॉन्ड मेरा क्राइसिस के टाइम का है, तो वहां पे आप ये समझ लें कि जितना इक्विटी का डाउनफॉल हुआ है उसको रिकवर करके उसी जगह पे जाने में वक्त ज्यादा लग सकता है. एंड देयर विल बी सम पीपल हु विल बी टचिंग दिस डेट टू बाय द अपॉर्चुनिटी ऑफ द मार्केट, जो मार्केट फॉल को डिस्काउंटेड यूनिट्स को परचेज कर लेंगे. सो आई मीन हम आगे इसके बारे में हम अपनी एक स्ट्रेटजी रणनीति तैयार करेंगे, अभी तो बस आंकड़ों का सवाल है. तो ये आंकड़े ये बताते हैं साहब कि पिछले 10 सालों में 4 साल ऐसे रहे हैं जो इक्विटी टॉप परफॉर्मर आया है, 1 साल ऐसा रहा है जिसमें डेट जो बॉन्ड है वो टॉप परफॉर्मर आया है, गोल्ड 3 साल टॉप परफॉर्मर आया है और सिल्वर 2 साल टॉप परफॉर्मर आया है. इसका मतलब द विनर्स ऑफ द कैटेगरी keep on changing, don't fall in love with one particular category. आपके इमोशनल biasness को अलग रखिए. मार्केट इज मोर लॉजिकल एंड मार्केट इज मोर प्रैक्टिकल गेम. नेक्स्ट स्लाइड अपुर. या अभी इक्विटी की बात कर लेते हैं. आप देखिए इनसाइड इक्विटी आपके पास बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं, थीम्स हैं. तो इक्विटी के अंदर भी वेरिएशन है. ये फिर से वही 15 से 23 साल का डेटा है. आप इस डेटा में अगर देखेंगे तो ग्रीन कलर में थोड़ा छोटा दिख रहा है, मगर आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे और तो आपको सब समझ आ जाएगा. अब देखिए इक्विटी के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं. हमारी इकोनॉमी जो है अलग अलग सेक्टर्स में उनका बंटवारा हुआ है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है या कैटेगरी वाइज यहाँ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का वेरिएशन दिखाया है. सेक्टर वाइज में हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, आईटी, ऑटो, फिनेंस, इंफ्रा, ये सब के वेरिएशन आपको दिखाए गए हैं. तो ये स्लाइड क्या कहता है? ये स्लाइड कहता है कि 2015 में जो आपका टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है वो हेल्थ केयर रहा है 12.94%, 12%. अब जब भी आप हमेशा एक एकेडमिक रिसर्च और प्रैक्टिकल को अलग अलग देखिए. प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर किसी इंसान को रिटर्न बहुत ज्यादा आया है तो उस इंसान के जो यार दोस्त होते हैं वो उसके रिटर्न को देखते हुए उस पे निवेश करते हैं. अब जो दोस्त का रिटर्न आया, मान लीजिए हेल्थ केयर में 2015 में 12-13% का, और उनके दूसरे मित्र ने उस रिटर्न को देखते हुए वो हेल्थ केयर में ही निवेश किया, तो 2016 में हेल्थ केयर के रिटर्न घट के -13% आ गए. और हेल्थ केयर 2017 में भी माइनस में ही रह गए, -1% में. आप जरा स्मॉल कैप को उठा के देखिए. 2015 में जो ये स्लाइड है ये बता रहा है कि स्मॉल कैप 11% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप 2016 में फिर से यस 1% का रिटर्न. अब वेरिएशन देखिए कौन सा एसेट क्लास का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो इस स्लाइड से आपको पता लग जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, क्या होता है, अपने मीन से डेविएशन कितना है, लेफ्ट राइट कितना जा सकता है. तो स्मॉल कैप 15 में 11% रिटर्न देता है, 16 में 1% का रिटर्न देता है और 17 आते आते सीधा 58% का रिटर्न देता है. आप देखिए कितना बड़ा डेविएशन है. और दो मजे की बात, 2018 में स्मॉल कैप की रिटर्न देके आप हिल जाएंगे. आपके स्लाइड के ऊपर है -26%. यस जेंटलमैन. अब आप इसको प्रैक्टिकली समझिए. आपका एक मित्र है जो 2015 से लगातार स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाता है. उसके रिटर्न 2015 में आए 11% के, 16 में फ्लैट रिटर्न आया, मगर 17 में सीधा 60% का रिटर्न आ गया. तो आपके मित्र का रिटर्न देखते हुए अब आप मोटिवेट हो गए, आप कहते हैं चलो हम भी लगा लें. और आपने 2018 वाले वक्त में लगा लिया जहां पे स्मॉल कैप, मिड कैप बिल्कुल ब्लोन आउट हो चुके थे, उनका पी मल्टीपल मोर देन 50-60 पे ट्रेड कर रहे थे. उस समय मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए होता है फटने का. अब बैलून आप फुलाए जा रहे हैं, कोई पिन डालोगे तभी तो फटेगा, या गैस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब फटेगा. तो उस समय जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के आफ्टर इफेक्ट्स आने शुरू हो गए. हमारी इकोनॉमी एक पोलराइज्ड इकोनॉमी की तरह बिहेव करने लगी, क्योंकि जो ये जो मेजर्स थे गवर्नमेंट के स्मॉल कैप, मिड कैप को काफी प्रभावित किया.
मगर एट द कॉस्ट ऑफ ए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप स्टार्टेड फ्लोरिशिंग। अब देखिए पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। 2018 में नेगेटिव 26% का रिटर्न आपके स्मॉल कैप में देखा है, नेगेटिव 26, और लार्ज कैप का रिटर्न उस साल पॉजिटिव 5% देखा है। और अब कोरोना के पहले वाला साल ले लीजिए 2019, आप रिलेशन बनाइए। उस समय कॉर्पोरेट टैक्स निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 30% से घटा के 25% कर दिया था। अब टैक्स का सुविधा भी किसे मिला? जो एक फॉर्मलाइज इकोनॉमी में है, जो लार्ज कैप सेक्टर्स में है, उसमें भी जैसे टॉप 30 का सेंसेक्स बनता है, उसके 10-12 ऐसे स्टॉक थे जो पूरे मार्केट को ड्राइव कर रहे थे। So largely people were not benefiting. Largely people were losing money. Why? Because their money was parked into a small cap, mid cap. क्योंकि हमें तो आदत पड़ी है, यार दोस्त जिधर पैसा बनाएंगे उधर हम डालेंगे, और यार दोस्त हम उस समय इंटेलेक्चुअल साउंड करेंगे और अपना रिटर्न दिखाएंगे। मगर पैसा उसमें स्मॉल कैप में नेगेटिव हो गया, लार्ज कैप में 4% गया है, और जैसे 2019 आया है तो लार्ज कैप के अंदर 14% का रिटर्न आया, प्लस 14%। और मैं आपको ये बता दूं कि इसी लार्ज कैप की अगर बात कर लें तो इंडिया में कम से कम 40 से 50 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास एक लार्ज कैप का फंड है, हर लार्ज कैप फंड का एक फंड मैनेजर है। अब आप देखिए वेरिएशन बिटवीन अ लार्ज कैप, आप कहते हैं लार्ज कैप में लगाया है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वो कंपनी की फिलॉसफी क्या है, वो जो आपका फंड मैनेजर है जो लार्ज कैप फंड को चला रहा है उसका स्टाइल क्या है। तो उस समय कुछ फंड ऐसे थे जो मोर देन 20% का रिटर्न दे रहे थे। इवन वी हैड बुक्ड मोर देन 20% रिटर्न इनटू ए लार्ज कैप इन 2019। वो कौन से फंड थे? एक्सिस ब्लू चिप फंड, आप यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, ये सारे फंड टॉप परफॉर्मर थे उस कैटेगरी के। जो एवरेज लार्ज कैप इंडेक्स तो 14% ही दिया है, मगर ये सारे फंड मोर देन 20% का रिटर्न बना रहे थे। और मजे की बात है कि जो उस समय ये फिलॉसफी पे टॉप परफॉर्मर थे, आज अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिल्कुल बॉटम आउट हो चुके हैं। आज लार्ज कैप की कैटेगरी देख लो या एक फोकस इक्विटी कैटेगरी देख लो, ये कैटेगरी के फंड 2019 के जो बिल्कुल टॉप परफॉर्मेंस थे वो बिल्कुल बॉटम परफॉर्मेंस हो गए। तो मैं ये मैसेज सिर्फ इतना आपसे इन बातों के माध्यम से देना चाहता हूं कि कई बार जो आप पास्ट रिटर्न गूगल पे एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी तरफ से बड़ी अच्छी एकेडमिक रिसर्च करते हैं, उसका शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा, शॉर्टिनो रेशियो, ये सब कुछ देख के उस फंड में लगाते हैं और रिजल्टेंट इसका उल्टा हो जाता है। सो आप हके बके रह जाते हैं कि भैया मैंने तो बड़ी अच्छी रिसर्च करी थी। सो दैट इज जस्ट टू टेल यू, past is not a reflection of the future. Past can tell you a trend, past can tell you a lesson, and on that basis you can devise your strategy how to deal with the future. यही स्ट्रेटजी हम बिल्कुल लास्ट में कंक्लूजन में करेंगे। The idea of joining this webinar is how to devise a strategy to deal with the future, यही हम करेंगे। मगर पास्ट से जो सबक मिला है हमें वो इन स्लाइड के माध्यम से हम ले रहे हैं। सो आपने देख लिया। अब 2021, 22, 23 की बात कर लीजिए, राइट पोर्शन ऑफ द स्लाइड। 2020 में आपका स्मॉल कैप 26% का रिटर्न दिया है, क्योंकि कोरोना के बाद उस समय मार्केट का बुलन चालू हो गया। 2021 स्मॉल कैप 63%, लार्ज कैप 25%। 2022 वो रशिया यूक्रेन वाला एपिसोड हुआ था, मार्केट नीचे आया था फिर रिकवर हुआ, तो स्मॉल कैप के रिटर्न नेगेटिव 2% आई। मगर 2023 अब देखिए स्मॉल कैप रिटर्न वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, 49 से 50%। आज अगर देखा जाए तो जो मिड कैप का एवरेज रिटर्न होता है और जो स्मॉल कैप का जो एवरेज परफॉर्मेंस होता है, वो सेगमेंट मिड कैप की बात करें तो 17% मोर देन द एवरेज, स्मॉल कैप की बात करें तो 36% मोर देन द एवरेज। तो दैट इज जस्ट टू टेल यू कि ये सारा सेगमेंट में रिटर्न कितना आ गया है और इन सेगमेंट का पास्ट कितना ब्राइट लग रहा है, और इस ग्रिड में हमें अपनी माया को थोड़ी कंट्रोल रखना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। या
सो ये मैंने आपको बताया कि इक्विटी के अंदर सेक्टर रोटेशन क्या होता है in terms of sectors, in terms of categorization. अब देखिए बॉन्ड के अंदर, ये आपका जो बॉन्ड का पैसा है, बॉन्ड के अंदर भी ये शिफ्ट होते हैं। ये मैंने आपको 3 तरीके के बॉन्ड बताए थे। ओवरनाइट बॉन्ड जो सिंगल डे की जिसमें रिटर्न होती है, एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड, एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड। लॉन्ग टर्म बॉन्ड में आपके गिल्ड फंड्स वगैरह आ गए, 10 साल जिनका टेन्योर होता है, और एक आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म है। अब देखिए 2022 का एक ऐसा वक्त रहा है जिसमें जो बिल्कुल सिंगल ओवरनाइट जिसको बोलते हैं ओवरनाइट फंड, वो ओवरनाइट फंड की रिटर्न सबसे ऊपर गई। जो गिल्ड फंड है उसकी रिटर्न तो 1% के भी नीचे आई। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू, लॉजिकली ओवरनाइट फंड्स आर द मिनिमम रिटर्न फेचिंग। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि मान लीजिए आपको कोई पैसे हैं जो 20 दिनों के लिए लगाने हैं, 15 दिनों के लिए लगाने हैं, और आप चाहते हैं वो 15 दिन का भी ब्याज मिल जाए, या आपको लगता है एक पीएमएस की एप्लीकेशन आपने साइन करी है और पीएमएस की एप्लीकेशन के अंदर में 18 से 20 दिन का वक्त लगता है फंडिंग करने में, तो ये जो 18 से 20 दिन का वक्त है उसमें आप चाहते हैं 18 दिन का ब्याज मिल जाए, तो उसके लिए ये वाला लेफ्ट वाला फंड होता है ओवरनाइट फंड। तो अगर साल की इंटरेस्ट की बात करें तो 4-5% की इसकी कैपेसिटी होती है। So this is the minimum return giving debt category, but there comes a year in which it becomes the maximum category. That has happened in 2022. गिल्ड फंड जो नॉर्मली मैक्सिमम होता है वो नीचे आ गया है और शॉर्ट टर्म बीच में रहा है। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू देयर कैन बी अ रोटेशन बिटवीन सेक्टर्स, देयर कैन बी अ रोटेशन बिटवीन थीम्स। आप इक्विटी की बात करें तब भी यही बात है, डेट की बात करें तब भी यही बात है। तो जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट है कि हम एक ही पैटर्न में स्टिक रहेंगे और कुछ भी हो जाए वहीं पे रहेंगे, वो थोड़ा सा अभी बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड है पर। यस, सो आपके पोर्टफोलियो में जो नेगेटिव कोरिलेशन आप देखिए, ये आपको कोरिलेशन बता रहा है कि एक की मूवमेंट दूसरे के मूवमेंट के अनुपात में एक साथ बढ़ती है या अलग अलग बढ़ती है। तो 0 to नेगेटिव कोरिलेशन जिनका हो उसमें बैलेंसिंग करना बेहतर होता है। जैसे आप देखिए गोल्ड और डेट फंड, गोल्ड और बॉन्ड फंड का 0 कोरिलेशन है, तो उसमें आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। सिल्वर और डेट नेगेटिव कोरिलेशन, इक्विटी और डेट बड़ा हल्का सा 0 कोरिलेशन, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ बैलेंसिंग। आप देखिए इक्विटी और गोल्ड अगेन ए नेगेटिव कोरिलेशन, तो नेगेटिव कोरिलेशन helps you in balancing. Or let me also remind you, the base returns are formed in equity, and the base returns can be acquired when you are buying cheaper. तो जब मार्केट में करेक्शन और थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, so you can move from bond and gold and you can raise some cash and then buy that correction. So finally we'll talk about it in the last. So there is a category which is popular now. अपूर्व अगला स्लाइड लगाइए। यस, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट टू, ये बजाज फिनसर्व पहले लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में था, एफडी सेगमेंट में था, एनबीएफसी बजाज फाइनेंस इज द लार्जेस्ट एनबीएफसी, नाउ दे लॉन्च देयर म्यूचुअल फंड कंपनी एज वेल। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, so this is not to advertise this particular product of Bajaj, I have taken just an example to tell you कि आज के समय में कौन सा फंड प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है या कौन सी स्ट्रेटजी प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखिए मल्टी एलोकेशन फंड लिया तो एक फंड मैनेजर अपने आप इक्विटी, फिक्स इनकम, कमोडिटी और इन्वेस्ट के अंदर आपकी बैलेंसिंग करता रहता है। यही बैलेंसिंग आप खुद भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर। अब जरूरी नहीं है आप मल्टी एसेट एलोकेशन के थ्रू जाएं, या आपका 100 रुपया आ गए इक्विटी में तो पूरा 100 रुपया मल्टी एसेट में डाल दें। पार्ट वाइज यू कैन डू अ बैलेंसिंग बाय योरसेल्फ, पार्ट वाइज यू कैन आल्सो चूज द मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब ये जो बजाज के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में देखिए इक्विटी की रेंज 35 to 80% है। इसका मतलब क्या था, इक्विटी कैन बी ब्रॉट डाउन टू 35% आल्सो इफ द फंड मैनेजर फील्स कि मार्केट इज ओवरबॉट। और फिक्स इनकम में भी वही रेंज है,
आपका गोल्ड के अंदर भी वही रेंज है। तो दिस रेंज इज ऑलवेज गोइंग टू टेल यू what kind of a strategy you have to adopt, or of course the fund manager is going to do it for you. Now it's already 12:20 and now अपूर्व अब ये स्लाइड को बंद कर दीजिए, अंतिम 15 मिनट है। अब हम उस स्ट्रैटेजी की चर्चा कर लेते हैं जिसके लिए हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए। ये सारी पुराना ज्ञान आपको इसलिए दिया है सो दैट यू नो कि पास्ट में ऐसा हुआ है, मार्केट इलेक्शन के टाइम में टर्बुलेंट हुआ है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी ये टर्बुलेंस का वेदर खत्म नहीं होने वाला है। आप देखिए जैसे आपका इलेक्शन का टाइम खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद उसके 1 महीने के अंदर सरकार को बजट पेश करना होगा। अब मान लीजिए आधी जनता हमारी सोचेगी चलो भाई मेजोरिटी की सरकार बन गई, आपकी गवर्नमेंट, अब कुछ नहीं होना, अब तो मार्केट रॉकेट ही जाना है। मगर एक चीज ये भी तो हो सकता है कि सरकार को चूंकि 5 साल का टेन्योर मिल गया और उन्होंने कुछ बोल्ड स्टेप उठा लिया। बोल्ड स्टेप क्या होता है साहब, एक एग्जांपल देता हूं आपको। सरकार ने अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट ठीक करना है, मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक करने हैं। आप देखिए हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर और जो फिक्स्ड एसेट क्लास के अंदर जो आपका टैक्सेशन का जो डिफरेंस है, पहले कैपिटल गेन 0 था, अभी 10% हो गया। ये भी तो हो सकता है कि ये जो मार्जिन है उसको थोड़ा और कम किया जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, मगर ऐसा हो सकता है क्योंकि सरकार कुछ बोल्ड कदम जरूर उठाती है जब उनको 5 साल की कंटिन्यूटी मिल जाती है, फुल मेजोरिटी मिल जाती है। ऐसा भी हो सकता है आज के डेट में हम आप बड़े मजे कर रहे हैं। क्या मजे कर रहे हैं साहब, पुरानी इक्विटी उठा लिया 10 साल 15 साल से, उसको पकड़ के बैठे हैं, बेच ही नहीं रहे। अब हमारा क्या है, बेचेंगे तो टैक्स लग जाएगा। अब सरकार को तो कुछ भी नहीं मिल रहा उसमें, आप उसको बेच ही नहीं रहे तो टैक्स ही नहीं पड़ेगा। भले ये मोह माया मिथ्या है, एक दिन आप बेचेंगे ही और आपको टैक्स लगेगा, मगर अभी जो सरकार उससे मरहूम है, हो सकता है सरकार इन्हें भी बेस्ट टैक्सेशन ले कि आपको आप बेचे या ना बेचे। जैसे फिक्स डिपॉजिट में आप पैसे की मैच्योरिटी ले या नहीं, आपको टीडीएस देना पड़ता है। सो आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल कि कई बार इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है और मार्केट को ये उल्टा लग सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार इकोनॉमी और मार्केट पैरेलल चले, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज आज है उसको प्राइसिंग में डिस्काउंट कर दिया गया है। आप देखिए 75,000 के बाजार जो क्यों आई, एफआईआई का रिवर्सल आया। एफआईआई पिछले साल पैसे की सेलिंग कर रही थी, जैसे ही 3 स्टेट असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आपके आए हैं, बीजेपी की मेजोरिटी बन के आई है, एफआईआई का वापसी हुआ है और हमारा बाजार बिल्कुल नई ऊंचाई पे छू गया है। अब जो सरकार आएगी वो बाजार उठेगा, ये प्राइस में आ गया है ऐसा नहीं है, दिस इज ऑलरेडी डिस्काउंटिंग द प्राइस। और मार्केट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट इन द सेम फैशन टू द सेम न्यूज। कोरोना पहली बार आया था, कैजुअलिटी नहीं थी, कम थी, मगर मार्केट में लोअर सर्किट लगे थे। कोरोना दूसरी बार आया था, मार्केट में कैजुअलिटी ही कैजुअलिटी थी, मगर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा था, मार्केट बता ही रहा। वॉर जितने भी हुए, वॉर के पहले अब देखिए रशिया यूक्रेन वॉर की स्टार्टिंग में हमारा मार्केट 18% गिरा था, इसके बाद वॉर चलता रहा। ऐसा लगा था कि रशिया यूक्रेन को उठा के लेके चला जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वॉर आज तक चल रहा है और मार्केट भी चल रहा है। इसके बाद वो गल्फ वॉर छिड़ गया, वो आपस में लड़ फिर रहे, मर रहे, हमारे मार्केट को कोई प्रॉब्लम इससे नहीं हो रहा, हमारा मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आप जितनी अटकलें मार्केट में लगाएंगे वो सब मिथ्या है साहब। आपने अपनी रणनीति बनानी है कि इस स्थिति में मैं क्या करूंगा, उस स्थिति चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब इस रणनीति के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी है, अब देखिए मैं इस बाजार को 2008 से देख रहा हूँ, एकेडमिकली मैं उसके पहले से, बिकॉज इट वाज अ पैशन, तो मैं पहले से पढ़ता रहा हूँ, 2008 से मैं देख रहा हूँ। आई एम इन द मिडिल ऑफ द मार्केट, एक्सपीरियंसिंग ऑल द अपवर्ड डाउनवर्ड स्विंग्स ऑफ द मार्केट। तो मैंने अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स का एक निचोड़ बना लिया। क्या निचोड़ बना लिया साहब, कि बाजार में कुछ लोग कहते हैं जी टाइमिंग मत करो, डिसिप्लिन में रहो, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी अपॉर्चुनिटी इनकेस्ट करो, टाइमिंग न करो, डिसिप्लिन में रहो। वो क्या होता है, एसआईपी और एसटीपी। आप भाई मंथली
पैसा डालते रहिए। एसआईपी अगर सेविंग अकाउंट से लगा हुआ है तो एसआईपी है, और अगर डेट फंड टू इक्विटी फंड में जा रहा है तो एसटीपी है। तो मंथली और वीकली अगर आपने एसआईपी या एसटीपी ट्रिगर किए रहा तो वो एक अनुशासन के रूप में आप अलग अलग कॉस्ट पे मार्केट को खरीदते जाएंगे, आपके को एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज कम रहेगी, और 3 साल 5 साल बाद मार्केट जब नया हाई बनाएगा तो उसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी एसआईपी एसटीपी मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है उस पर्टिकुलर डेट में जिस पे एसआईपी कटनी है उस दिन हो सकता है मार्केट ऊपर हो, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी बना लीजिए। वो कहता है कि जी जब भी निफ्टी का 2% फॉल आए तो आप अपने डेट वाले पैसे से, लिक्विड फंड वाले पैसे से उस डिस्काउंटेड प्राइस को परचेज कर लीजिए। अब हम साहब मध्य मार्गी, मैंने कहा मध्य मार्ग जिंदगी का भी रास्ता है, और मध्य मार्ग इन्वेस्टमेंट का भी रास्ता है। आप अपॉर्चुनिटी भी उठा लीजिए और डिसिप्लिन भी उठा लीजिए। सो जैसे इन 2019 आइडियल नो कि अगला 4 महीने में मार्केट की वाट लगने वाली है। सो मेरी फिलॉसफी बोलती है जिसने मुझे 100 रुपया दिया मैंने उसको पूरा लिक्विड फंड में पार किया, वीकली उससे इक्विटी में स्ट्रेटजी ट्रिगर कर दिया, एसटीपी जिसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा पैसा, छोटा छोटा पैसा मेरा इक्विटी की तरफ जाता रहा। और इसके बाद बाजार में लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए, तो मैंने मोटा मोटा पैसा, जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख है तो 2-2 लाख, एसटीपी तो 10,000 से हो रहा था, मगर जो स्विच है 2-2 लाख रुपया करके, तो इसी अनुपात में जिसका जितना बड़ा पोर्टफोलियो है उस हिसाब से हम बाई या डिप करते रहे। सो दिस इज अ मध्य मार्ग स्ट्रेटजी। वही स्ट्रेटजी आज अगर लागू किया जाए, अगर मान लीजिए मार्केट में 10% का करेक्शन होता है, 10% का मतलब होता है साहब 75,000 का 10 में 7,500, मतलब ये मार्केट आपका 70 के नीचे आपका 60 के जोन में ट्रेड होता है। इट कैन बी देयर। वो जेफरी जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है उन्होंने कहा है कि किसी वजह से अगर सरकार नहीं आई तो मार्केट में 25% का करेक्शन आएगा। तो हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन में मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो और हमें इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तो मार्केट गिरेगा तो उस मार्केट को खरीदने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। अब ये कैश आपके सेविंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए साहब। कई बार लोग सोचते हैं कि मार्केट जब मौसम ठीक हो जाए तब हम सेविंग अकाउंट से हम उसी दिन उसी वक्त इन्वेस्ट करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मार्केट जब डाउन होना होता है तो आपका इमोशन फिर से आपके सामने आ जाता है, खड़ा हो जाता है, वो कहता है थोड़ा और डाउन, थोड़ा और डाउन, थोड़ा और डिस्काउंट। आपने पैसे को अपने लिक्विड फंड या ऐसे कुछ कैटेगरी होती है जिनकी वोलाटिलिटी तो डेट वाली होती है कि बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगा, मगर टैक्सेशन इक्विटी वाली होती है, जैसे इक्विटी सेविंग फंड, उसमें आपने पैसे को रख लिया। या तो आपके पास नया पैसा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, भैया इसमें रख के रखिए, और जैसे मार्केट जिस दिन डिप आएगा हमारे लोग आपको स्विचिंग का रिक्वेस्ट भेजते हैं। जो लोग हमारे साथ नहीं है वो खुद भी कर सकते हैं या अपने एडवाइजर के साथ कर सकते हैं। सो यू कीप ऑन बाइंग द डिप्स ऑफ द मार्केट। अब उसकी चर्चा करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड है। नए वालों के लिए तो चलो अगला 6 महीने मार्केट वोलाटाइल है और बड़ा स्कोप है पैसा बनाने का, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो पैसा बनेगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी मैग्निमस। तो जो लोग पहले से ही इक्विटी में है, या तो थोड़ा कैश आप लिक्विडेट करके रखिए, या थोड़ा आप जो आपके रिस्कोमीटर पे हाई रिस्क की फंड्स हैं उसे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके रखिए, डेट फंड के अंदर रखिए, सेविंग में मत रखिए, एफडी में मत रखिए। इंटायर पर्पस ऑफ बाइंग दिस अपॉर्चुनिटी विल डिमिनिश अगर आप खाली ये कपोल कल्पना है अगर आप उसमें रखते हैं। तो आपने डेट में रखना है और मार्केट के डिप्स को बाई करते चले जाना है। सो दैट इज ए स्ट्रैटेजी व्हिच वर्क फॉर मी इन द एंटायर जर्नी ऑफ 2008 से लेके अभी तक का। योर पोर्टफोलियो शुड बी रीबैलेंस्ड। खाली म्यूचुअल फंड नहीं, आपके पास इंश्योरेंस कंपनी के अगर यूलिप प्रोडक्ट्स हैं तो यूलिप प्रोडक्ट्स के अंदर भी घुसिए। उसके अंदर आप देखिए कि आपका इक्विटी का फंड में कितना लगा है, बॉन्ड का कितना लगा है। कहीं 100% इक्विटी तो नहीं, उस 100% इक्विटी में 100% स्मॉल कैप मिड कैप तो नहीं। स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में मैं चर्चा पहले ही कर चुका। सो मैनेज योर म्यूचुअल फंड। इफ यू डोंट नो हाउ टू sit with a professional financial advisor, take a calculated call,
on the basis of next 3 months, 6 months, on the basis of next 3 years, 5 years. 3 साल 5 साल आपका फाइनेंशियल गोल इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से कैटेगरी ऑफ फंड्स आपको चूज करने हैं. अगले 6-7 साल की वोलेटिलिटी हैंडल करने के लिए यू शुड बी हैविंग सफिशिएंट कैश. The cash should not be parked into FD or saving account. It should be parked only into the liquid fund so that you can get buying dips of the market. So that is the strategy for discussing which I invite everybody into the webinar. This I rest my case. So I will do a quick summary. ये वेबिनार जो हमने शुरू किया, सबसे पहले हमने बातें करी कि भैया हमारा आपका मिलना ऑल्टरनेट संडे को, हम ऑल्टरनेट संडे को मिल रहे हैं 11:30 से 12:30 ऐसा ही बातचीत करने के लिए. ये जरूरी है बिकॉज ए पायलट हैज टू बी इन कंप्लीट रेजोनेंस विद द ट्रैवलर्स सो दैट ही कैन कीप ऑन टेलिंग अबाउट द एडवर्स वेदर एंड समथिंग. सेकेंड, हमने बातें करी इलेक्शन में प्री इलेक्शन क्या होता है, पोस्ट इलेक्शन क्या होता है, और इलेक्शन का जब सीजन खत्म हो जाता है साल भर बाद, आपको याद दिला दूं इलेक्शन के बाद बजट आने वाला है. बजट का जब सीजन खत्म हो जाएगा तो मानसून कैसा रहता है उस पर निर्भर करने वाला है. वो खत्म हो जाए तो यूएस में फिर इलेक्शन होने वाले हैं, उसके खत्म होने के बाद स्टेट असेंबली इलेक्शन खत्म होने वाले. तो ऐसे बहुत सारे इवेंट है जो मार्केट को स्विंग करते रहेंगे. तो आपको अपनी रणनीति उस हिसाब से बनानी. इसके बाद हमने देखा कि कैसे इक्विटी का स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में चर्निंग होती है. स्मॉल कैप और मिड कैप प्लस 60% भी गया है, नेगेटिव 30% भी गया है. सो यू शुड बी फेमिलियर विद द नेचर ऑफ दिस. ऐसा नहीं है नेगेटिव 28% के बाद फिर 2 साल बाद बढ़ गया है, बट आर यू प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट. सो ये सारी बातें हमने करी और फाइनली वी कंक्लूडेड ऑन मेकिंग ए मध्य मार्ग स्ट्रेटजी फॉर अस, जिसमें दोनों स्कूल ऑफ थॉट का मिश्रण है, जो कहता है लॉन्ग टर्म में बना के भी रखो, मगर अगर शॉर्ट टर्म में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस भी करो. तो ये सारी बातें करी. थैंक्स सो मच gentlemen for listening to me patiently. If though we have covered the entire time, but still if somebody has a question, we can keep it for 3-5 minutes. Yeah. Gaurav, this is Sunil Rastogi. Sir. Can I ask? I have 2 quick questions. One is, कितना पैसा रखना चाहिए डेट में at any point of time? What do you suggest? Because market में volatility तो रहेगी. तो at every point of time you should have some debt. तो जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो, आपका एक एलोकेशन आपने फिक्स किया हुआ है, तो कितना आपका ओवरनाइट फंड में कितना रखना चाहिए पैसा, कितने परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड इज कि एक बार क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जिनका है वो रिटायरीज का पोर्टफोलियो है, दे डोंट हैव एक्टिव इनकम नाउ, तो क्या वो उसके लिए स्ट्रेटेजी होगी कि हम एसडब्ल्यूपी से पैसा निकालें और डेट को टॉप अप करते रहें और फिर जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट है वैसा जाते रहें? तो व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट दीज 2 थिंग्स? Excellent, sir. Thank you for asking me this question. Now again, कितना डेट हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसके पहले मुझे लगता है पहले अपने पोर्टफोलियो को केयरफुली देखना चाहिए कि पोर्टफोलियो के अंदर हाइब्रिड फंड का क्या कैटेगरी है और प्योर डेट का क्या पोर्शन है. हाइब्रिड अग्रेसिव हाइब्रिड है या कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, क्योंकि हर फंड में डेट अंदर होता है. So if the debt portion is sufficiently into hybrid and then you are having into debt also, और नेट अगर 100 रुपए की बात किया जाए तो 100 रुपए में बिल्कुल 50-50 है, बैलेंस है. तो that can be one strategy. Second can be कि जो इक्विटी रिस्कोमीटर पे आपको काफी वैल्यूएशन वाइज काफी हाई देख रहे हैं, उसको प्रॉफिट बुक करके अगर डेट में ऐड करना पड़े तो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं. If some segment has given me a over performance, or if some segment is giving me a dull performance from the last 3-4 years, so this is a time of conversion also. आप उससे बाहर निकल सकते हैं, आप रेज कैश कर सकते हैं और बाजार में अपॉर्चुनिटी को देखते हुए into the right sectors, into the right fund, आप उस मौके का फायदा उठा सकते हैं. So both way you can take it. So did I answer your question, sir? To a great extent.
Thank you. Any more question if somebody, sir, Sushil Das sir, Dr. IIT Delhi, very pleased to have you here. We all are honored. Yeah, you know, Gaurav, I'm learning. Your topic is very interesting. If I would have known it long back, probably I would have invested only in this, then enjoy life and don't do anything else. Because you can earn money by this process. Can you show me the slide that you show the correlation between gold, silver, and Apurva, can we put up that slide, please? usme Correlation. Yeah, sure. why I'm asking? Because I noticed that the only relationship lies between gold and silver. Yeah. है ना? तो- और तो इनसिग्निफिकेंट 0.2 इसका मतलब कुछ नहीं है नहीं जो कोरिलेशन एक जो था ना ये नहीं है अपूर्व इसके पीछे हाँ जो 111 डायगोनल था ये वाला जो है उसमें मैं ले लेता हूँ इसमें जो डेप्थ के साथ गोल्ड तो गोल्ड के साथ ये तो रहेगा ही रहेगा only thing I found is 0.75 which is between silver and gold है ना तो ये जो आप बता रहे हैं बजाज का मल्टी व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट उसमें हम गोल्ड सिल्वर को जानना जरूरी क्या है ऐसे तो आप भी करते हैं ना आप यू मल्टी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंड्स आप भी खुद करते हो तो अभी हम मान लो बजाज में मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली बजाज में जो हम नहीं जानते हो क्या करेंगे हम तो डालेंगे पैसा जहां सिल्वर और गोल्ड जो हमारा कंट्रोल के बाहर है उसको नहीं करके हम गौरव को क्यों नहीं देंगे कि गौरव खुद करे हमारा जब देखे मार्केट हिसाब से डेब्ट तो इक्विटी को चेंज करे वो एक्स्ट्रा एडवांटेज यू आर डूइंग द सेम थिंग फॉर अस एंड वी आर गेटिंग रिटर्न्स आप डाइवर्सिफाई करते हो तो बजाज हमारे लिए क्या एक्स्ट्रा करेगा इस स्कीम में जो क्योंकि सिल्वर गोल्ड के अलावा वो तो कुछ रिलेशनशिप है ही नहीं हाँ इक्विटी और सिल्वर में 0.11 इक्विटी गोल्ड में तो बिल्कुल खराब -0.04 तो you understand my question please answer yeah I understood sir thanks for asking me and the biggest learning is I know that I don't know sir ने शुरुआत करने के पहले कहा I am still learning so something which is not his subject he is learning so there is no I mean there are most of the people who don't know that they don't know और सर IIT के प्रोफेसर हैं जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है so thanks for being so humble and asking this question sir let me answer it ये इक्विटी जब आप गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं दोनों कमोडिटी के अंदर आता है ठीक है सो प्रेडोमिनेंटली हम गोल्ड की ही बातें करते हैं सिल्वर एक साइड वाला बास्केट है वो एक्स्ट्रा प्लेयर है और इवन जो फंड मैनेजर भी लेते हैं तो वो गोल्ड का ही बात करते हैं वो सिल्वर थोड़ा बहुत अगर मार्केट में मोमेंटम आ रहा है तो उसको लेते हैं बट प्रेडोमिनेंटली इट इज गोल्ड वाली सो इनसाइड सिल्वर एंड गोल्ड ज्यादा कोई बाइफर्केशन नहीं होता दैट्स कंसीडर्ड एज दोनों एक ही भाई माना जाता है दूसरा गोल्ड कब बढ़ता है सर गोल्ड तब बढ़ता है जब मार्केट में अनिश्चितता आती है मार्केट में अनिश्चितता कब आई थी 2020 में एक पैनिक आया था ग्लोबल रिसेशन आया था आई मीन पेंडेमिक आया था तो मार्केट में अनिश्चितता हो गई थी हमें पता नहीं था कब मार्केट खुलने वाला है कब इकोनॉमी खुलने वाला है तो वो टाइम इक्विटी भी गिर रहा था बॉन्ड भी गिर रहा था मगर एक गोल्ड जो है वो बढ़ रहा था अगली अनिश्चितता कब आई है जब गोल्ड बढ़ा है अब देखिए जब रसिया ने यूक्रेन पे वॉर किया और रसिया के सारे अकाउंट्स वगैरह यूएस ने फ्रीज कर दिए अब फ्रीज करने के बाद बहुत सारी इकोनॉमीज को ऐसा लग गया कि भैया अगर हम सारे पैसे डॉलर में रखें और विदेशों में रखें और पैसों पे ही सैंक्शन लग गया तो हमारा तो सेविंग ही लूट गया ना सो द इकोनॉमी स्टार्टेड बाइंग गोल्ड आल्सो सो गोल्ड ऑलवेज वर्क्स एज ए कुशन टू इक्विटी राइट अब गोल्ड का मतलब वो फिजिकल गोल्ड नहीं है जो हम लोग ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं जो ये गोल्ड की बात हम लोग कर रहे हैं वो गोल्ड ETFs या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड है जो मैंने आपको एक मल्टी एलोकेशन फंड के बारे में बताया तो मल्टी एलोकेशन फंड जो होता है उसमें इक्विटी बॉन्ड और गोल्ड होता है और उसकी रेंज होती है तो देयर इज अ फंड मैनेजर टू डिसाइड द रेंज ऑफ गोल्ड एंड टू डिसाइड द रेंज ऑफ इक्विटी
So your question as far as I understand is कि गौरव ये बैलेंसिंग तो तुम ही कर दो मेरे लिए कि गोल्ड अलग से लेना है, मैं एक फंड मैनेजर को क्यों दूं? Now let me address it. Me and the fund manager is a part of the team. The company is a manufacturer. The company has to manufacture different kinds of products at different valuations of the market. उस प्रोडक्ट की जो रिलीवेंस है वी आर गोइंग टू चूज. जैसे मान लीजिए जॉकी के रेस में घोड़े का रेस हो रहा है तो घोड़ा तो बदलता रहेगा मगर जॉकी कौन है वो आइडेंटिफाई करना है. सो सिमिलरली वी आर द पीपल who are a team of the back-end manufacturers. Now we are tied up with SBI also, ICICI also, Bajaj also and all the companies. हर कंपनी के फंड मैनेजर के साथ हमारी वर्कशॉप होती है. जैसे कल का दिन पूरा सैटरडे आई स्पेंट विद द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुंदरम म्यूचुअल फंड मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम. सो वी वर ट्रेन थॉरली ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो हमने चर्चा करी. उसके 4 दिन पहले आईसीआईसीआई के डिप्टी सीईओ के साथ हमारी मीटिंग हुई. उसके पहले तो दिस गोज राउंड द कॉर्नर एंड देन वी अंडरस्टैंड कि ये फंड मैनेजर की फिलॉसफी क्या है, ये पर्टिकुलर बाजार की स्ट्रेटजी क्या है. बजाज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एनएफओ लॉन्च कर रहा है. पुराना स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि यार एनएफओ रूल्ड आउट. कई बार आप लोगों से सुनेंगे कि नहीं एनएफओ में करना ही नहीं है, और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे नहीं मैं एनएफओ में जरूर करता हूं क्योंकि उसमें बेसिक प्राइस मिल जाती है. अब इन दोनों के बीच का एक वंदे मार्ग. आप देखिए एनएफओ जब भी कोई लॉन्च किया जाता है तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी ऊपर रहती है, दैट इज करेक्ट. बट एनएफओ में एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगले 6 महीने में आज आप 100 रुपया एक एनएफओ को दे रहे हैं. मान लीजिए बजाज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में मैंने 100 रुपए डाले. इस फंड मैनेजर के पास अगले 6 महीने का लेवरेज है उस इक्विटी को डिप्लॉय करने का. अब वो मार्केट के अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इक्विटी का रेंज फिक्स कर सकता है. इक्विटी में उसके पास लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है. तो और गोल्ड का भी रेंज फिक्स कर सकता है और डेट का भी रेंज फिक्स कर सकता है. सो ये वोलेटिलिटी को हैंडल करने का बहुत अच्छा अवसर है उसके पास. मगर जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पहले से मार्केट में ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसमें भी हमें पैसे डालने चाहिए, मगर उसके पास एक कटिंग एज नहीं. कटिंग एज का मतलब क्या है? अभी हम सारे लोग इवन द फंड मैनेजर आर वेटिंग कि भैया 4 तारीख का डेट पहले समझ लो कि उस दिन होता क्या है, इसके बाद इलेक्शन समझ लो, इसके बाद अपनी रणनीति बनाएंगे. इवन द फंड मैनेजर्स आर डूइंग देयर स्ट्रेटजी. तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट में उसके पास कैश रखने का ऑप्शन नहीं है, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है मार्केट में. मगर जो नया अवतार लेने वाला है और जिसकी इसका लॉन्चिंग ही होना है 4 तारीख को, तो 4 तारीख को तो बहुत सारा पर्दाफाश होने वाला है. तो वो इसके हिसाब से अपनी रणनीति बना लेगा. सो नाउ गौरव बीइंग ए सेलेक्टर फॉर यू कि अभी मल्टी एसेट एलोकेशन में जाना है, मगर क्या हमें थोड़ा बजाज में जाना है या आईसीआईसीआई में जाना है या कोटक में जाना है, दैट आई एम गोइंग टू डिसाइड एज पर द वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट. और वो जॉकी मैंने अब डिसाइड कर लिया तो घोड़े को कैसे दौड़ाना है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा. सो दिस इज शुड बी सीन एज अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग फॉर द क्लाइंट्स. इट शुडंट बी सीन कि मैन्युफैक्चरर अलग है, financial advisor अलग है. It's basically one team which taking all the calls. So hope I answered your question. You are talking of that minus 0.04. मतलब जब इक्विटी डाउन हो जाएगा शायद वो गोल्ड में मतलब बजाज जो मल्टी एसेट फंड probably they will go for gold. जब अनिश्चितता का माहौल जरा ज्यादा हो जाएगा Okay. तो वो गोल्ड की एलोकेशन भी ले सकते हैं. Thank you so much sir. Any more question? Otherwise it's already 12:42, but if there is a last question I can address. So I believe there are no further questions, so let me sign out. Thanks everybody. Thanks ladies and gentlemen for participating and encouraging me to have such kind of webinars in coming time also. And this is Sunday, this is your family time. You have listened to me very patiently. Listen to your pilot, whoever it is, and be in perfect resonance with the market. That is a message. Bye bye. All the best.